जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हाइबरनेट, क्योंकि अब तक स्प्रिंग बूट के रिलेटेड जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, उससे आप स्प्रिंग बूट के जो बेसिक्स हैं वो सीख चुके हैं। लेकिन इससे आगे स्प्रिंग बूट को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम हाइबरनेट के कॉन्सेप्ट को गेन करें। देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डाटा। और डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस। मतलब ये कि हम अपनी एप्लीकेशन से, मान लीजिए एक जावा एप्लीकेशन है, उससे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी डेटाबेस की तरफ। और ये प्रोसेस पहले हमने किया था जेडीबीसी को यूज़ करते हुए, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर इस लेक्चर को देखिए। इसके अंदर पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कि किस तरह से जेडीबीसी वर्क करता है, और हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की थी। और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो कि था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपने ये देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देखें और इस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करें। तो उसके अंदर हमने जेडीबीसी को यूज़ किया था, बट उसको हमने स्किप किया। क्यों स्किप किया हमने और क्यों हम हाइबरनेट की तरफ आए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके। और इसके अंदर आपको एसक्यूएल क्वेरीज भी नहीं लिखनी पड़ती, आप इन सारे चीज़ों से बच जाते हैं और सिर्फ आप फोकस करते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे। तो बात करेंगे हम हाइबरनेट के बारे में, क्या-क्या ये कर सकता है, क्या-क्या एडवांटेजेस ये हमें प्रोवाइड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चलें बात करते हैं हाइबरनेट के बारे में। देखिए, पहले जब भी हम जावा एप्लीकेशन डेवलप करते थे, तो जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे एक एपीआई का, जो कि थी जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एपीआई क्या करती थी? ये आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती थी। मतलब ये कि इस एपीआई की हेल्प से आप जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस के पास डाटा सेंड भी कर सकते थे और वहां से डाटा रिट्रीव भी कर सकते थे। बट फिर हमने इसको स्किप किया और हम आ गए हाइबरनेट की तरफ। क्यों आए उसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम जेडीबीसी को यूज करते थे तो बहुत सारा काम हमें खुद करना पड़ता था। मतलब ये कि हम ड्राइवर को लोड करते थे, हम कनेक्शन क्रिएट करते थे, फिर स्टेटमेंट, चाहे वो स्टेटमेंट थी या प्रिपेयर स्टेटमेंट थी, उसको हम क्रिएट करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे? उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे। फिर अगर हमें कोई डाटा चाहिए होता था डेटाबेस से, तो हम रिजल्ट सेट को यूज़ करते थे। तो ये सारा काम हम क्या कर रहे थे? मैन्युअली कर रहे थे खुद। उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर ये था कि अगर आप डेटाबेस के पास डाटा सेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें एसक्यूएल लिखना पड़ती थी। अब काफ़ी सारे जावा डेवलपर ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि वो एसक्यूएल का कोड लिखें। वो चाहते हैं कि वो सिंपल जावा का कोड लिखें और उसी कोड के थ्रू हर एक चीज़ को हैंडल करें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हाइबरनेट को लेकर आया गया। हाइबरनेट क्या करता है? ये आपसे कहता है कि आप अपनी लैंग्वेज में कोड लिखें, जो कि आपकी जावा लैंग्वेज है। बाकी सारा काम आप मुझ पे छोड़ दें, वो सारा कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। मतलब ये कि पहले जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे जेडीबीसी के अंदर, अब वो काम आपने नहीं करना, वो काम शिफ्ट हो गया है हाइबरनेट की तरफ। ओके। हाइबरनेट क्या है? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो आपकी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है। ओके। इस क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एज, रोल नंबर, नेम। अब अगर इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? इस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारा इसके पास होगा। मान लीजिए मैं सिंपल वर्ड्स यूज करता हूँ कि जितने भी वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पर डेटाबेस है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डाटा है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सीधा जाके मैं सेंड कर दूँ डेटाबेस को और ये वहाँ जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाए। बट ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो होता है टेबल्स की फॉर्म में। ओके। और हम यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो कैसे स्टोर होगा? यहाँ पर देखें, इस बात को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको ओआरएम समझ में आ जाएगा। हाइबरनेट सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखिए, हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, साथ में हमारे पास एक टेबल है जो कि डेटाबेस की टेबल है। यहाँ पर नोटिस करें दोनों का नाम सेम है। मतलब जो नाम टेबल का है जो कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट की गई है, और जो नाम क्लास का है जो कि जावा कोड के अंदर डिफाइन की गई है, दोनों का नाम सेम है। ओके, अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मैं सेंड करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर। तो पहले तो मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमने क्रिएट किया, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेंड करना चाहता हूँ इस टेबल के पास जो कि डेटाबेस में रखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि हम ORM कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ORM क्या करता है, ये आपसे ऑब्जेक्ट लेता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को जाके स्टोर कर देता है टेबल में। कैसे स्टोर करता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, एज, रोल नंबर और नेम। तो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो पहली रो में जाके स्टोर हो जाएगा। अब कैसे स्टोर करना है, ये सारा काम जो है वो हैंडल करेगा हाइबरनेट। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ORM के बारे में, और ORM जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा हमारी इस क्लास का, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी कुछ वैल्यूज होंगी। फिर रिलेशनल डेटाबेस होगा जिसकी हमारे पास एक टेबल है, और फिर मैपिंग। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में से डाटा लेके मैप कर रहे हैं टेबल के साथ। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि ORM जो है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ ORM टूल्स। उन्हीं में से एक है हाइबरनेट। हाइबरनेट यही काम करेगा, आपसे एक ऑब्जेक्ट लेगा, जाकर उसको स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो पहली रो में जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी क्लास का तो वो दूसरी रो में जाके स्टोर हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी क्लास का तो वो तीसरी रो में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम कैसे सेंड करेंगे, हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, छोटा सा कोड लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे सेव, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट का नाम। सिर्फ इतना काम हम करेंगे। आपको याद होगा जब हमने JDBC कवर किया था ना, तो उसके अंदर सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चल रहा था। उसके अंदर पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, जितने भी स्टेप्स थे, वो सारे हमको फॉलो करने पड़ते थे। तब जाके हम इस काबिल हो पाते थे कि अपनी एप्लीकेशन से डाटा ट्रांसफर कर सकें डेटाबेस के पास। पर अब क्या हो रहा है, अब हमारा काम और आसान हो चुका है। काम जो है वो ऑटोमेट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मेथड यूज कर रहे हैं जो कि है सेव। और वो सेव क्या कर रहा है, आपसे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है डेटाबेस के पास, उसके अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर जाके स्टोर कर रहा है। सारा काम वो खुद कर रहा है। ठीक है, यही जो है वो हाइबरनेट हमें करके देगा। तो सिंपली हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। आपसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपसे डाटा लेता है, उसे स्टोर करता है डेटाबेस में। फिर डेटाबेस से जब आपको वापस डाटा चाहिए होता है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट दिया हाइबरनेट को, ठीक है, उसने जाके स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब वापस आपको कुछ चाहिए, आप रिट्रीव करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो वापस जब वो डेटाबेस से लेगा और फिर आपको देगा, तो आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा। क्योंकि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं और जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। तो हाइबरनेट क्या कर रहा है, मैं ओआरएम का नाम नहीं लूँगा, मैं हाइबरनेट का नाम लूँगा क्योंकि वही हम सीख रहे हैं। तो हाइबरनेट क्या कर रहा है, वो आपसे ऑब्जेक्ट ले रहा है और डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, वापसी भी आपको ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। तो ये हमारा काम जो है वो आसान हो रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमने जेडीबीसी को छोड़ा और क्यों हम हाइबरनेट की तरफ आए। जी, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की हाइबरनेट के बारे में। हमने ORM के कॉन्सेप्ट को समझा, और फिर हमने बात की कि क्यों हमने JDBC को छोड़ा और क्यों हम हाइबरनेट की तरफ आए। आज के लेक्चर से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कवर करेंगे और हाइबरनेट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रैक्टिकली कवर करेंगे। जो जो लाइन ऑफ कोड मैं लिखूंगा साथ के साथ उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई परेशानी ना हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट
जिसके थ्रू मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे मैवन का। मैवन क्यों चूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसीज को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ता कि हमें पहले जाके कोई जार फाइल हम डाउनलोड करें, फिर उसे अपने प्रोजेक्ट में लेकर आएँ। तो मैवन के अंदर क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, बाकी सब काम जो है वो मैवन संभाल लेता है। अगर आप मैवन के रिलेटेड और जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप जाकर देखें। तो चलें यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं मैवन का। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट, अदरवाइज आपने यहाँ फाइल में आ जाना है, उसके बाद न्यू, और न्यू के अंदर हमारे पास है मैवन प्रोजेक्ट। इन द केस अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, अदर्स में जाना है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो मैवन प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको आप लोकेशन अगर सेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की, मतलब किस फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं, वो फोल्डर आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पर हाइबरनेट है, और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट वीडियो। ओके। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लोकेशन को सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल फिलहाल के लिए मैं इंटरनल यूज़ करूँगा, और हम यहाँ पर क्विक स्टार्ट को यूज़ करेंगे। ओके। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए हमने वेब एप्लीकेशन की तरफ गौर नहीं करना। हमने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाइबरनेट कैसे काम करता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट के साथ इसको अटैच करेंगे, और स्प्रिंग बूट के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से क्विक स्टार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कैटलॉग में इंटरनल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर आपने ग्रुप आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप आईडी हमारी है कॉम डॉट हाइबरनेट में पूरा कर देता हूँ यहाँ पर हाइबरनेट, और यहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी में मैं लिख देता हूँ हाइबरनेट, इस तरह से। ओके, ये काम हमारा हो गया। वर्जन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से ओके बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट है, इसे रहने देते हैं। तो ये हमारा पैकेज है com.hibernate.hibernate। उसके बाद फिनिश करते हैं, तो ये थोड़ा वक्त लेगा, और ये बिल्ड होना शुरू हो चुका है। तो आपको वेट करना है, हो सकता है आपकी तरफ ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, तो आपने सब्र से इंतज़ार करना है जब तक ये क्रिएट ना हो जाए। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैं एंटर करता हूँ, और उसके बाद जो है ये बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोजेक्ट भी आ चुका है जो कि है हाइबरनेट। इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट है pom.xml फाइल, क्योंकि इसके अंदर हम डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इस फाइल के रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूँ आप उसे जाकर देखें। तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो आप जाकर देखें। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैकेज है इसके अंदर हमें एक क्लास तो मिली है जो कि है app.java। अगर हम इसे रन करें और थोड़ा इंतज़ार करें, ओके यहाँ पर इसे रहने देते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद रन रन जावा एप्लीकेशन। नाउ वी हैव टू वेट। हमारे पास आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल। मतलब ये कि ये जो क्लास है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। हम क्या करेंगे, कुछ और क्लासेस क्रिएट करेंगे, और फिर उन क्लासेस की हेल्प से अपने डाटा को डेटाबेस में सेंड करेंगे, और कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होंगे हाइबरनेट। ओके। अब हमने क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो हमें हाइबरनेट चाहिए, क्योंकि अभी तक इन डिपेंडेंसीज में हमारे पास हाइबरनेट कहीं नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें हाइबरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जाना है क्रोम में, यहाँ पर आपने सर्च करना है मेवन डिपेंडेंसीज, या फिर मेवन रिपोजिटरी, जो आप सर्च करना चाहें। मुझे अपना नेटवर्क जो है वो यहाँ से ऑन करना होगा, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ओके, चलिए जी, हमारा नेटवर्क वापस आ चुका है। हमने सर्च किया मेवन रिपोजिटरी, और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ चले जाते हैं हम मेवन रिपोजिटरी के अंदर। सबसे पहले हमें चाहिए हाइबरनेट। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, जितनी भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए, सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो फिलहाल हमें चाहिए हाइबरनेट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइबरनेट, और उसके बाद ये रहा हमारे पास हाइबरनेट ORM हाइबरनेट कोर। तो इसे सिलेक्ट करते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फाइनल वाला सेलेक्ट करूंगा जो कि है 6.6.5। इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डिपेंडेंसी आ चुकी है।
आपकी तरफ कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा कि यहाँ पर उनका एक लिंक भी होगा वेबसाइट का। तो मैं नहीं चाहता ये लिंक मैं साथ लेकर जाऊँ, तो मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये डिपेंडेंसी चाहिए। इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने एक और डिपेंडेंसी को इसके अंदर रख दिया जो कि है हाइबरनेट की। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके जी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें एक और डिपेंडेंसी भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने क्या करना है, डाटा भेजना है डेटाबेस को, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस माई ओके जी। तो माई के लिए हमें कनेक्टर चाहिए होगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर, उसकी डिपेंडेंसी भी हमें चाहिए। तो वापस जाते हैं यहाँ पर और अब हमें चाहिए एसक्यूएल कनेक्टर। तो सर्च करते हैं यहाँ पर, वेट करते हैं, ये रहा जी हमारे पास माई एसक्यूएल कनेक्टर। इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इनके वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ 8.0.32। ओके जी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये डिपेंडेंसी है, इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके जी। वैसे जब आप यहाँ पे टच करते हैं ना तो ये कॉपी हो जाता है खुद ब खुद। ओके जी। वापस जाते हैं यहाँ पर और इस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये भी ऐड हो गई। ठीक है जी। इसे फॉर्मेट कर लेते हैं ठीक तरीके से। ओके जी, ये हो गया। अब ये चीज़ें हमने ऐड कर ली। अब एक काम करते हैं, मेवन डिपेंडेंसीज में आते हैं, चेक करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ एक है जो कि है जे यूनिट की, जो कि पहले से थी। ठीक है, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तब से ये थी। अब हमारे पास ये डिपेंडेंसीज नहीं है जो कि हमने अभी ऐड की हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा मेवन प्रोजेक्ट जो है वो खुद ब खुद इनको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है जी। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा वेट करते हैं और एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलना चाहिए मेवन का, ये रहा। मेवन में आ जाते हैं, अपडेट कर देते हैं प्रोजेक्ट को और ठीक है जी, ओके कर देते हैं। वेट करते हैं, प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है, सो वी हैव टू वेट। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है जी। तो बिल्डिंग अपडेटिंग मेवन प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर देखें नीचे 25% अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने सब्र करना होता है। ठीक है जी। चीज़ें काम करने में थोड़ा वक्त लेती हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये चीज़ें ये डाउनलोड कर रहा है हमारे लिए, डाउनलोड भी कर रहा है और साथ में हमारे प्रोजेक्ट में ऐड भी कर रहा है। ठीक है, सारा काम मेवन खुद कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी, और वही हमने करना है, वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हाइबरनेट भी आ चुका है और साथ में थोड़ा नीचे जाए तो माई सीक्वल भी आ चुका है। क्लियर जी। तो ये फ़ायदा होता है मेवन प्रोजेक्ट को यूज़ करने का। आपको इंडिविजुअली जाकर एक एक फाइल को, एक एक जार फाइल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ना ही डाउनलोड करने के बाद उसको फिर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता है। सिंपल आप क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हम मेवन बिल्डर को ही यूज़ करें। ठीक है जी, इसलिए हम यहाँ पर भी मेवन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये काम हमारा हो चुका। हमने क्या किया, हमने हाइबरनेट को भी ऐड कर दिया, हमने माई सीक्वल को भी ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ क्लासेस क्रिएट करनी है, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हमने हाइबरनेट की हेल्प से स्टोर कर देना है डेटाबेस में। और ये काम हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने हाइबरनेट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक मेवन प्रोजेक्ट, और फिर इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड किया। एक डिपेंडेंसी हमने ऐड की हाइबरनेट की और दूसरी डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी माई एसक्यूएल कनेक्टर की। आज से इस प्रोजेक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास है जो कि है app.java। इसी तरह से इसी पैकेज के अंदर हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं न्यू में और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं क्लास। अब यहाँ पर क्लास का नाम मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट और यहाँ से इसे कर देते हैं फिनिश। तो हमारे पास एक और क्लास क्रिएट हो चुकी है जो कि है स्टूडेंट नाम की। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट का यूज करते हुए इंटीजर टाइप का एक एट्रीब्यूट बनाते हैं आईडी, जो कि होगी स्टूडेंट की आईडी। उसके बाद हमें एक और प्राइवेट एट्रीब्यूट चाहिए जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें होगा स्टूडेंट का नेम। इसके बाद हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, ये भी प्राइवेट होगा और इसमें हम लेंगे स्ट्रिंग क्लास, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट क्लास, कुछ इस तरह से। ओके।
अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं, एक है आईडी के लिए, एक है नेम के लिए और एक है स्टूडेंट क्लास के लिए। अब क्योंकि ये सारे के सारे प्राइवेट हैं तो हमें चाहिए गेटर और सेटर। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्लिप्स IDE, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जाना है सीधे सोर्स के ऑप्शन में। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है गेटर एंड सेटर, आप इस पे क्लिक करें। हमें इन सब के लिए गेटर और सेटर चाहिए तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद जनरेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास सेटर और गेटर आ चुके हैं अपने इन तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए। अगर आप ये IDE यूज़ नहीं कर रहे, कोई और IDE यूज़ कर रहे हैं, तो आप मैन्युअली इनको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब हमने ये क्लास क्रिएट कर ली जो कि है स्टूडेंट क्लास और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब आते हैं ऐप डॉट जावा के अंदर जो कि है हमारी मेन क्लास। अब यहाँ पर इस ऐप क्लास के अंदर हम इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप सेट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम सेट कर देता हूँ S1। उसके बाद न्यू कीवर्ड और दोबारा से क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट और फिर पैरेंथेसिस। इस तरह से हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने सेटर और गेटर सेट किए थे, तो इनके अंदर जो सेटर हैं उसकी हेल्प से हम इनको इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज का मतलब इनको हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर S1 डॉट सेट, सबसे पहले हम सेट कर देते हैं आईडी और मान लीजिए स्टूडेंट की आईडी है 102। ओके, तो ये हमने आईडी को सेट कर दिया। फिर से S1 लिखते हैं डॉट और इस बार हम सेट कर देते हैं स्टूडेंट का नाम। तो मान लीजिए यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वो है लतीफ। ओके, दैट्स माय नेम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, S1 डॉट अब हमने सेट करना है क्लास को। ओके, और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में थी तो यहाँ पर भी हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो सॉफ्टवेयर। ओके, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। चलिए जी, अब हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, आईडी भी सेट कर दी, नेम भी सेट कर दिया, क्लास भी सेट कर दी। अब हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर दें किसके पास, डेटाबेस के पास। और मैंने आपसे कहा था कि हाइबरनेट की हेल्प से हम लिखते हैं सेव और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पास कर देते हैं। फिर जो भी उस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज होती हैं वो जाके डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में जाके स्टोर हो जाती हैं। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं कि हम सिर्फ सेव लिखें और ये चीज़ें स्टोर हो जाएं। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। हमें बताना होगा कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो पहले हमें सेट करनी पड़ेंगी। इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना और ये हम करते हैं किसके अंदर, एक XML फाइल के अंदर। तो उसके लिए क्रिएट करते हैं हम XML फाइल। तो आपने प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक न्यू में जाना है और यहाँ से अदर में। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है XML फाइल। ओके जी, अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप पहली बार जब सीख रहे हैं ना तो आप मैन्युअली करें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ से XML फाइल को सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करें और फिर इसका जो नेम है वो आप सेट कर दें। ठीक है, नेम क्या सेट करेंगे आप, हाइबरनेट। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो वे बन चुका है बनाने का, ठीक है जी, आप उसी को फॉलो करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पर इसका नाम सेट कर देना है हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML। ओके जी, इस तरह से आपने एक एक चीज़ मैन्युअली करनी है खुद अपने हाथों से। ठीक है जी, उसके बाद आपने कर देना है फिनिश। तो अब हमारे पास ये XML फाइल आ चुकी है लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप नेट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप सर्च करें
www.hibernate.org/dtd, क्योंकि हमें dtd चाहिए, फिर स्लैश हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, क्रोम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पर आपने सर्च करना है www, उसके बाद डॉट हाइबरनेट। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए, ये रहा डॉट हाइबरनेट, पर हमें डाउनलोड पे नहीं जाना। हमने क्या करना है, हमने जाना है स्लैश DTD पे, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DTD किसके लिए, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर आप सर्च करें हाइबरनेट और फिर सर्च करें आप कॉन्फ़िगरेशन। ओके जी, उसके बाद एंटर। चलें जी, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट फाइल्स आ चुकी हैं, इनमें से कोई भी आप ओपन कर लें। मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गई है। इसे यहाँ से ओपन करें, थोड़ा वेट करते हैं, ये ओपन हो रही है और ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो डॉक टाइप आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है जी, क्योंकि यही हमारे काम की है। कॉपी हमने कर लिया, VS कोड को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, वापस आते हैं इक्लिप्स में और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये काम हमारा हो जाएगा और ये काफ़ी है हमारे लिए। बाज़ जगह क्या होगा, बाज़ जगह ये होगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी तरफ नहीं होगी और दूसरा यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है जी। दोनों चीज़ें काम करती हैं, दोनों ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हमने कुछ टैग्स का यूज़ करना है, वो टैग्स जो हमारे काम के हैं और यहाँ पर हम उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है, उसके बाद सजेशन आपको मिलते जाएँगे। सबसे पहला टैग है हमारे पास हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, हमने इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास होता है सेशन फैक्ट्री, ठीक है जी। दोबारा से एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं सेशन, और ये रहा सेशन फैक्ट्री का टैग, इसको हमने यूज़ करना है। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटाबेस की, वो हमने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, कनेक्शन ड्राइवर क्लास। तो यहाँ पर हम प्रॉपर लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ठीक है जी, ये इसका नाम हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना जो ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने बता देना है। अब यहाँ पर ना डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं उनका डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ माईसीक्वल, तो उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर लिखूँगा। आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो माईसीक्वल है, तो मैं यहाँ पर वही लिखूँगा माईसीक्वल का com डॉट माईसीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ये है हमारा ड्राइवर जो कि है माईसीक्वल का। अब इसके बाद हमें कुछ और प्रॉपर्टीज चाहिए, तो बारी बारी मैं एक एक करके यहाँ पर लिखते जाता हूँ। तो हमें चाहिए प्रॉपर्टी, और यहाँ पर सजेशन नहीं मिला, दोबारा से लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, ये सजेशन, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम सेट कर देना है। तो हमें चाहिए कनेक्शन URL, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कनेक्शन डॉट URL। ओके जी। अब ये URL हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए जी, हम आते हैं अपने डेटाबेस में, ये है मेरा माईसीक्वल, इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एडिट कनेक्शन का भी ऑप्शन है। फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है कॉपी JDBC कनेक्शन, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ओके जी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हैं, JDBC कॉलन माईसीक्वल कॉलन स्लैश स्लैश, ये है मेरा लोकल होस्ट, ये है मेरा पोर्ट नंबर, और ये है यूज़र नेम जो कि है रूट। यूज़र नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। क्लियर जी। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। तो अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं तो इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है कॉलेज के नाम का, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलेज, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। तो दो चीज़ें हो गई हैं, हमारे पास कनेक्शन ड्राइवर भी हो गया है और हमारे पास कनेक्शन URL भी हो गया। अब इसके बाद हमें तो यूज़र नेम भी चाहिए और हमें पासवर्ड भी चाहिए। तो दोबारा से हम एंगल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी, सजेशन नहीं मिला,
मैं नहीं चाहता मैं एक ही चीज़ लिखूँ तो इस तरह से, और यहाँ पर हमें चाहिए कनेक्शन यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम इस तरह से। और यूज़र नेम क्या है हमारे पास इसका, हमारे डेटाबेस का, वो है रूट। चलिए जी, ये यूज़र नेम आ गया। उसके बाद हमने पासवर्ड भी बताना होता है, तो दोबारा से हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी का, और यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए पासवर्ड, तो हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट पासवर्ड। और यहाँ पर पासवर्ड है हमारे पास लतीफ़ एट द रेट एंड मे बी 123, यही है। ओके, तो ये हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है। तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, जो कि है डायलेक्ट। अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको एरर शो होगा। डायलेक्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि आप डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज का जो डायलेक्ट है वो चेंज होता है। हम माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल, तो हमारा जो डायलेक्ट होगा वो वही होगा जो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं, और प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं डायलेक्ट। ओके जी, और यहाँ पर डायलेक्ट लिख देते हैं हम। तो हमारा जो डायलेक्ट है वो है org.hibernate.dialect डॉट। अब इसके बाद हमने मेंशन करना है कि हम माई सीक्वल का जो डायलेक्ट है उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई एसक्यूएल डायलेक्ट। कितना सा काम है जो कि हमने कर दिया, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सारी चीज़ें जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसके आगे जो है वो हमारी कोडिंग रहती है, जो कि हम करेंगे यहाँ पर। और ये सेव का यूज़ करते हुए कैसे हम S1 का डाटा सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट किसी डेटाबेस को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जी वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम हाइबरनेट के बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे, और इसके अंदर एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। क्योंकि जब भी आप हाइबरनेट पे काम करते हैं ना, तो आप काफ़ी सारे एरर्स फेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट एरर्स हम फेस करेंगे, और फिर एक एक करके उन एरर्स को हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि इन द फ्यूचर जब कभी भी आप हाइबरनेट पे काम करोगे और आप कोई एरर फेस करोगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, ये एरर मैं पहले फेस कर चुका हूँ और मुझे पता है कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में लिखा। ये हमारी स्टूडेंट की क्लास है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इस ऐप क्लास के अंदर, और फिर इस सेव मेथड का यूज़ करते हुए हम इस S1 ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। पर यहाँ पर इशू ये है कि ये जो सेव मेथड है ये हमें प्रोवाइड करता है सेशन का ऑब्जेक्ट। अब पहले हमें सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले हम सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, बट मैं यहाँ पर सेट करूँगा सेशन। ओके, अब यहाँ पर इशू है। इशू क्या है कि सेशन जो है वो एक इंटरफेस है। पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस सेशन को। ओके, तो हम इसे कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर देखें इंपोर्ट में कौन सा कर रहा हूँ, org.hibernate। ओके, अब सेशन जो है ये इसमें क्या इशू है, देखिए अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है दिस इज़ एन इंटरफेस। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो क्लासेस होती है ना जावा के अंदर, उनका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जो इंटरफेसेस होते हैं उनका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे पास सेशन जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर नहीं सकते। तो हमें किसी और की हेल्प चाहिए होगी कि वो हमारी हेल्प करे ताकि हम सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशन फैक्ट्री का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेशन फैक्ट्री। ओके, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और मैं इसको नाम दे देता हूँ SF, मतलब सेशन फैक्ट्री। अगेन आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं,
मैं इसे भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करते हैं सेशन फैक्ट्री org.hibernate। ओके जी। अब ये भी सेशन फैक्ट्री के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दे। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। ओके, तो हमें एक तो चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री और एक हमें चाहिए मेटा डाटा। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करता जाऊँ कि हम जो हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन है 6.6.5। मतलब ये कि 6 वर्जन से हम ऊपर हैं। अब 6 वर्जन से पहले क्या होता था कि हमें ना तो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती थी, ना मेटा डाटा की ज़रूरत पड़ती थी। हम सिंपल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते थे, क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और हमारा काम हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का एक ऑब्जेक्ट, तो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री और साथ में इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद हमने यूज़ करना है न्यू और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। ओके, और इसे कर देते हैं यहाँ पर टर्मिनेट। अब इसके बाद हमें ये जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री है ना, इसके अंदर हमें मिलता है एक कॉन्फ़िगर का मेथड जिसे हम यूज़ करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िगर और मैं इसे थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएँ। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, ये जो कॉन्फ़िगर है ना, इसके अंदर हमने अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम लिखना होता है। अब क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो कि है hibernate.cfg.xml, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख भी दूँ यहाँ पर हाइबरनेट, ओके, hibernate.cfg.xml, ओके, तब भी ठीक है। अगर मैं ना लिखूँ तब भी ठीक है। ओके, लेकिन अगर आपने इसका डिफ़ॉल्ट नेम सेट नहीं किया और आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे दिया है, तब आपको लिखना ही होगा। ओके, अब क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नेम है तो मेरी मर्ज़ी मैं लिखूँ या ना लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ बिल्ड डॉट बिल्ड, इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। और यहाँ से हमारे पास जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसे भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है SSR, ये आ चुका है। अब हम मेटा डाटा यूज़ करेंगे। ओके, तो मेटा डाटा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं मेटा और इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, हमारे पास इंपोर्ट का फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम यूज़ करते हैं न्यू और न्यू के अंदर हमारे पास होता है एक मेथड मेटा डाटा सोर्सेस, हम उसको यूज़ करेंगे मेटा डाटा सोर्सेस और इसके अंदर हम पास कर देंगे सर्विस, ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है डॉट गेट मेटा डाटा बिल्डर। जैसे हमने स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर बनाया ना, इसी तरह से मेटा डाटा का भी बिल्डर हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे डॉट गेट मेटा डाटा बिल्डर, इस तरह से, और इसे भी हम बिल्ड कर देते हैं डॉट बिल्ड और इसे कर देते हैं टर्मिनेट और कोशिश करते हैं कि हम इन्हें इंपोर्ट कर लें। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए इंपोर्ट का, बट यहाँ पर देखते हैं। ओके, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मेटा डाटा की स्पेलिंग हमारी ठीक नहीं है, तभी वो हमें नहीं दे रहा था। ठीक है जी, अभी देखते हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं। ओके, इसे इंपोर्ट कर लिया। अब देखें, हमारे पास स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री भी है, हमारे पास मेटा डाटा भी है। अब हम इजीली सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सेशन फैक्ट्री, क्योंकि हमें यही चाहिए था। SF आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम मेटा को यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया, और फिर हमारे पास एक मेथड होता है डॉट गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर, डॉट गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर। ओके, ये हमारे पास आ चुका है और इसे भी हम बिल्ड कर देते हैं। सिंपल, इतना हमारा काम था, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए था स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, फिर हमें चाहिए था मेटा डाटा, और फिर हमें चाहिए था सेशन फैक्ट्री, और जो हमें मिल गया। अब सेशन फैक्ट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पर सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अब हम जो है वो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए हम लिखेंगे ओपन सेशन। ओके, इतना हमारा काम था। चलिए जी, अब हम सेव करना चाहते हैं तो हमें सेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा जो कि हमने अभी क्रिएट किया, सेशन डॉट सेव। ओके, अब ये ऐसे ही जाके सेव नहीं हो जाएगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम डाटा सेंड कर रहे हैं, तो हमें ट्रांजैक्शन का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन, और इसका नाम सेट कर देता हूँ T, और ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा सेशन ऑब्जेक्ट। ओके, डॉट, और हम कहेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन, कि हाँ ट्रांजैक्शन को बिगिन कर दो यहीं से, और इसे साथ में इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपने हाइबरनेट वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करते हुए इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। चलिए जी, ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास आ गई, और यहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हो चुकी है। अब जब ये डाटा सेव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कमिट कर देंगे ट्रांजैक्शन को, टी डॉट कमिट। ओके, ये ज़रूरी है, मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो डाटा जा जो कह रहे हैं इसे परमानेंटली सेव कर दो। ठीक है ना, तो हमने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद हमने क्या करना होता है, जो सेशन फैक्ट्री है उसको भी हमने क्लोज करना है, और जो सेशन है हमारे पास उसको भी हमने क्लोज करना होता है। तो सेशन फैक्ट्री को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और साथ में हमारे पास जो सेशन है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। चलिए जी, क्लियर हो गया, हमने क्लोज करना है। ओके जी, ये क्लोज हो गया, इतना काम था हमारा हो गया, बस इतना ही पीस ऑफ कोड आपने लिखना है। ठीक है जी, अब हमें चाहिए सेशन था। ठीक है ना, अब सेशन को हासिल करने के लिए हमें ये चीज़ें भी करना पड़ी। ठीक है, ये ज़रूरी थी, तभी तो हमें सेशन मिला। अब एक काम करते हैं कि इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और हमें एरर शो होगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, और एरर क्या है, कुड नॉट लोकेट cfg.xml। वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हाइबरनेट की वो नहीं मिल रही। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए साइड पे मेरे पास है hibernate.cfg.xml, बट वो नहीं ढूंढ पा रहा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो परफेक्ट नहीं है। ये हमेशा होनी चाहिए इस सोर्स पैकेज के अंदर, जबकि ये कहाँ है, उससे बाहर है। ओके, तभी ये नहीं ढूंढ पा रहा। हो सकता है आप भी एरर फेस करें, और काफ़ी परेशान करता है ये। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमारे पास एरर शो हो रहा है, देखते हैं एरर शो हो भी रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, एरर कॉलिंग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके जी, अब इसके अंदर हमें कुछ और सेटिंग्स करनी होगी। क्यों आ रहा है ये, देखिए हाइबरनेट के अंदर हम जाते हैं। अब यहाँ पर ना हमें मैपिंग करनी होगी। मैपिंग मतलब ये कि हमें बताना होगा कि कौन सी क्लास का जो डाटा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हम सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मैपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं मैपिंग का, और इसके अंदर कौन सी क्लास को मैप करना है वो हम मेंशन करेंगे। साथ में हमें अपना जो पैकेज है उसका नाम भी बताना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो पैकेज है वो है com.hibernate.hibernate। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का यही पैकेज है। यहाँ पर आते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और साथ में बता देते हैं कि हाँ जो क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट। इस तरह से ये चीज़ हमने बता दी। चलें जी, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, इसे हम रन करते हैं। एक एक करके एरर हम फेस करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए एरर जो है वो डिफरेंट है। वो कह रहा है
एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एंड लोकल होस्ट। पासवर्ड, चलिए जी यहाँ पर देखें हमारे ना, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना अपने डेटाबेस की, उसमें कुछ गड़बड़ है। ये जो हमारा पासवर्ड है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, देखें यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो कॉलेज है ना, कॉलेज नाम का डेटाबेस, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। ये हमने मेंशन भी किया था पिछली वीडियो में कि हमारे जो यहाँ पर देखिए कॉलेज नाम का डेटाबेस है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर फिलहाल के लिए कोई टेबल नहीं है। टेबल भी हम यहीं से बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। हाइबरनेट खुद ही टेबल क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, उसके लिए हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम प्रॉपर्टी टैग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी खुद ही लिख लेते हैं, वो तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा, बल्कि दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नेम हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंपल है, आपने याद कर लेना है HBM2 और उसके बाद हमने लिखना है DDL, ओके, और डॉट ऑटो कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने लिख देना है अपडेट। हम चाहें तो यहाँ पर क्रिएट भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क है अपडेट में और क्रिएट में, इसी वीडियो में ये भी आप समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हम सेट कर देते हैं। पासवर्ड जो है वो है लतीफ़ #123। अब पासवर्ड भी ठीक है, मैपिंग भी हमने कर दी है। हम कह रहे हैं कि अपडेट कर दो। अपडेट बेसिकली क्या करता है, ये टेबल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, टेबल को क्रिएट करता है, लेकिन एक बार क्रिएट करता है। जब हम क्रिएट यूज़ करेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि हाँ क्या डिफरेंस है अपडेट में और क्रिएट में। इसे सेव करते हैं, वापस आते हैं app.java में और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो इस वक्त हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, मज़ीद तसल्ली के लिए ना हम एक छोटा सा पीस ऑफ कोड और लिख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, ये इसके बाद लिख लेते हैं system.out.println का यूज़ करते हुए। ठीक है, system.out.print, ओके, सिर्फ प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी है। और यहाँ पर हम कोई मैसेज शो करा देते हैं दैट सक्सेसफुली अपडेटेड, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड। चलें जी, इसे हम सेव कर लेते हैं system.out.println। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एक और एरर शो हो रहा है, और एरर में मैसेज क्या शो हो रहा है, अनएबल टू लोकेट परसिस्टर। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बता दिया कि हाँ स्टूडेंट क्लास है और इसका डाटा हम सेंड करना चाह रहे हैं। बट स्टूडेंट क्लास अलाउ तो करे, मतलब ये कि जिस क्लास के का ऑब्जेक्ट बनाकर हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, पहले उस क्लास से हमें परमिशन चाहिए। परमिशन हम कैसे लेंगे, यहाँ पर सिंपल जस्ट वेट, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, एनोटेशन का यूज़ करना है, एंटिटी। ओके, इस एनोटेशन का मतलब ये है कि ये क्लास आपको अलाउ कर रही है, आपको इजाज़त दे रही है कि हाँ आप इसका ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस को डाटा सेंड कर सकते हो। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अब के बाद हमें कोई और एरर शो होगा। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखें हमें अब नया एरर शो हो रहा है, एंटिटी com.hibernate student has no identifier। अब आइडेंटिफायर क्या है, देखें जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं ना, तो टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कॉलम ऐसा होता है, एक डाटा ऐसा होता है जो कि प्राइमरी की का काम करता है। ठीक है ना, तो हाइबरनेट के अंदर ज़रूरी है कि हम बताएं कि कौन सा कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। तो यहाँ पर ये जो आईडी है, इसे मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ID। ओके, अब इसका नाम ID ना होता, कुछ और होता, तब भी मैं यहाँ पर ID ही लिखता। ठीक है ना, इसके नीचे ये जो कॉलम है ना, ये हमारा अब प्राइमरी की हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, वेट करते हैं। चलें जी, सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब यहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। कुछ एरर्स हमने फेस किए, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब डेटाबेस में आते हैं। ये जो कॉलेज है ना, इसके अंदर फिलहाल कोई टेबल नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो हम यूज़ करते हैं कॉलेज को इस तरह से, ये एक कम कर देता हूँ इस तरह से कॉलेज, और इसे थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ नजर आए। चलिए ये हम कॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं टेबल्स को, तो पहले तो हम कर देते हैं शो टेबल्स। चलें जी, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल जो है वो शो हो रही है। तो एक काम करते हैं, इसको मुकम्मल शो करते हैं। तो हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और क्या करना चाहते हैं, टेबल का नाम लिख देंगे। क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट। अब ये टेबल का नाम हमने सेट नहीं किया, ओके। तो मैं बताता हूँ ये कहाँ से हुआ है। पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ चुका है जो कि हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया, ओके। अब ये नाम कहाँ से आया टेबल का, हमारे पास ये जो क्लास का नेम है वही नेम बन चुका है उस टेबल का, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये जो क्लास का नाम है वही उस टेबल का नाम नहीं होना चाहिए, तो आप ये चीज़ें सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपल एक और एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे जो कि है टेबल, ठीक है जी। टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा नेम, और नेम के अंदर जो भी आप टेबल का नाम सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल, इस तरह से मैं लिख देता हूँ और इसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब एक बार इसे सेव करते हैं और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1023, ठीक है जी, डुप्लीकेट एंट्री है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो है इसे हम चेंज कर लेते हैं। अब की बार हम 102 सेंड कर देते हैं और यहाँ पर जो टेबल का नाम है ना, यहाँ पर हम अंडरस्कोर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब यहाँ पर हमने जो टेबल का नाम है वो चेंज कर दिया है। अब टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट टेबल। देखते हैं इस नाम की टेबल है, इसे सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। ओ, यहाँ पर देखिए हमारे पास टेबल है, राइट। और टेबल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, हमने चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो किसी कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम के नाम कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, स्टूडेंट क्लास है। मैं नेम जो कॉलम है ना उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, हम एक और एनोटेशन का यूज़ करेंगे जो कि है कॉलम, कॉलम। और यहाँ पर हम नेम सेट कर देते हैं, ठीक है जी। और नेम में मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, इस तरह से फर्स्ट नेम, लाइक दिस। और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, अब इसे सेव करते हैं और एक बार फिर से इसको हम रन करते हैं। चलिए वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, दोबारा से यहाँ पर देखिए हमारे पास है डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है जी, डुप्लीकेट है। 102 तो पहले हो चुका है, इसे 105 कर देते हैं और दोबारा से हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट, ओके, और वेट करते हैं थोड़ा। चलें जी, सक्सेसफुली अपडेटेड, वापस आते हैं यहाँ पर और इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये जो नेम था ना, ओके, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम एक और आ चुका है। क्लियर, आपने इन चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर जो नेम की वैल्यू थी वो नल है। क्लियर, यहाँ पर जो नेम की वैल्यू है वो नल है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम का एक और जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, राइट। हम तो चाह रहे थे कि बस ये जो नेम है ना ये वाला, ये चेंज हो जाए कॉलम का नेम और उसकी जगह पे ये आ जाए, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, हम hibernate.xml में आते हैं और यहाँ पर ना हम अपडेट की जगह अब क्रिएट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिएट का यूज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, वापस आते हैं और इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, वेट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड, वापस जाते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, स्टूडेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है मान लीजिए ये हमारी स्टूडेंट टेबल है और हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट। तो एक काम करते हैं, मैं ना एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं ये आईडी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब इसका जो है मुझे एरर शो होना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकती प्राइमरी की, लेकिन मुझे एरर शो नहीं होगा। वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए मुझे एरर शो नहीं हुआ। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरे पास डाटा वही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए वही डाटा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको ना थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पर ना वैल्यू को चेंज करता हूँ, 106 कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमारे पास एक और डाटा आ जाना चाहिए पर ऐसा नहीं हुआ होगा, हमारे पास एक ही डाटा होगा। यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ,
एग्जीक्यूट करता हूँ। अब डाटा चेंज है पर वो पुराने वाला डाटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं क्रिएट का। और क्रिएट क्या करता है, क्रिएट हमारे पास जो टेबल होती है ना, हर बार नई टेबल बनाता है क्रिएट। हर बार, एक बार आपने क्रिएट का यूज किया वो टेबल बनाएगा, फिर आपने दोबारा से अगर कोड को एग्जीक्यूट किया और आप क्रिएट यूज कर रहे हैं तो वो फिर से नई टेबल बना देगा। इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम तो एसक्यूएल कोड नहीं लिख रहे हैं ना, बट कहीं ना कहीं तो एसक्यूएल कोड लिखा जा रहा है ना, तो वो हम देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, तो हम उसी को यूज करते हैं, हाइबरनेट डॉट शो, और साथ में है हमारे पास एसक्यूएल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एसक्यूएल और इसे कर देते हैं ट्रू, कि हाँ हमें दिखाओ हमारा कोड जो आप एसक्यूएल में लिख रहे हो। ठीक है जी, वापस आते हैं सेशन फैक्ट्री। ओके, एक काम करते हैं, दोबारा से हम वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस बार दोबारा से हमें एरर शो होता है या नहीं होता। सजेशन, आगे सजेशन, तो हम यूज कर रहे थे हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, उसी को दोबारा यूज कर लेते हैं, हाइबरनेट ओके डॉट शो एसक्यूएल, और इसे कर देते हैं ट्रू। चलिए जी, ये हमने सेट कर दिया। अभी फिलहाल के लिए तो हमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए जी, वेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली अपडेट तो हो चुका है, बट साथ में वो हमें दिखा भी रहा है एसक्यूएल क्वेरी ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल स्टूडेंट। पहले वो क्या कर रहा है, टेबल को ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं क्रिएट का। क्रिएट क्या करता है, पहले टेबल को ड्रॉप कर देता है, फिर क्रिएट टेबल करता है, फिर टेबल को क्रिएट करता है, और फिर इंसर्ट कर देता है वैल्यूज को उन टेबल के अंदर। बात समझे आप। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि हाँ कैसे वो एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो इस कोड के अंदर कहीं एसक्यूएल क्वेरी लिखी ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं। ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। हम चाहे तो कोड भी देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्रिएट है, और हम यूज करेंगे अपडेट, ताकि बार बार जो है वो टेबल डिलीट ना हो, नई टेबल ना बने, पुरानी टेबल हो और उसी में डाटा जो है वो स्टोर होता जाए। क्लियर जी। इस तरह से ये चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम डाटा सेंड कर सकते हैं डेटाबेस को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और बिहाइंड द सीन कैसे हाइबरनेट एसक्यूएल लिख रहा होता है, कहाँ एसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को होना चाहिए, कैसे हम एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, क्या एनोटेशन क्या वर्क परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अभी के लिए इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू जी, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हाइबरनेट की हेल्प से हम किस तरह से अपना डाटा एक डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्टूडेंट क्लास का, इसमें कुछ वैल्यूज हमने इनपुट की, और उसके बाद सेव मेथड का यूज करते हुए हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर सेंड कर दिया। ओके, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है। मतलब ये कि डेटाबेस में कुछ डाटा रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट, जो कि हम सीख रहे हैं, उसकी हेल्प से डेटाबेस में रखा हुआ डाटा हम रिट्रीव कर सकें। तो आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा डेटाबेस है, वही जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। इसका नाम है कॉलेज, और इसके अंदर एक टेबल है जो कि है स्टूडेंट टेबल, और इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है, इसकी आईडी है 106, फर्स्ट नेम है, और साथ में इसकी क्लास भी है। ओके, अब हमने यही डाटा फेच करना है अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट डाटा है जो कि हमें अब नहीं चाहिए, क्योंकि हम डाटा सेंड नहीं कर रहे, हम डाटा कर रहे हैं रिट्रीव। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर सेव मेथड को हम यूज नहीं कर रहे, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जो भी डाटा हम फेच करेंगे डेटाबेस से, उसे हम अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे जो कि हमने S1 यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद इक्वल्स टू, और हमारे पास सेशन का ऑब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसके अंदर एक मेथड होता है गेट, हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं गेट।
अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हमने प्रोवाइड करना होता है क्लास का नाम, कि कौन सी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका डाटा आपने डेटाबेस में स्टोर किया था और वो आप लेना चाहते हैं। तो क्लास है हमारी स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट क्लास, ये हो गया। सेकंड नंबर पे हमने प्रोवाइड करना होता है आईडी, मतलब प्राइमरी की, जो कि आपने सेट की थी। अभी हमारे डेटाबेस के अंदर जो इसकी प्राइमरी की है वो है 106, तो वही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 106 प्राइमरी की का जो डाटा है वो हमें ला कर दो, इस तरह से। अब इसके बाद हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम प्रिंट भी कराएंगे, तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सिंपल प्रिंट ही यूज कर लेते हैं हम, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे अपने इस S1 ऑब्जेक्ट को, सिंपल। अब यहाँ पर ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, हमने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट करना है जो कि होगा टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा आएगा ना वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं, सोर्सेस में जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास मेथड है टू स्ट्रिंग, तो यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, जनरेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेथड आ चुका है, जो कि है टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज है, आईडी है, नेम है और स्टूडेंट क्लास है, वो सारा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने इस ऐप डॉट जावा के अंदर, और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है ना, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसे भी सेव कर लेते हैं। अब एक बार अपने इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ID 106 नेम, जो कि हमारे टेबल में लिखा हुआ था, वो आ चुका है, और साथ में क्लास का नेम भी आ चुका है। तो इस तरह से आप डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम तो कंसोल में देख रहे हैं ना, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें, जो आउटपुट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है हमने कोई टेबल क्रिएट किया हो, उसमें हम रिट्रीव कर रहे हो डाटा। तो फिलहाल बेसिक आप सीख लें, बाकी ये जो चीज़ें हैं ना ये हम कवर कर लेंगे। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया ना, फिर आप उसे जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, एक मेथड तो हो गया गेट, जो कि हम यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है लोड, दोनों सेम काम करते हैं, आप चाहे तो लोड को यूज करें, आप चाहे तो गेट को यूज करें। इसे सेव कर लेते हैं, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या देखने को मिलता है। अगेन वही हमारा डाटा है जो कि हमें रिट्रीव हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, आईडी है, नेम है और क्लास नेम है। तो आप गेट भी यूज कर सकते हो, लोड भी यूज कर सकते हो, और दोनों मेथड कौन प्रोवाइड करता है, सेशन का ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हाइबरनेट 6 से ऊपर का वर्जन। अगर आप उससे पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट करना होगा, मतलब ये कि आपको ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा और आपने यहाँ पर स्टूडेंट में कास्ट करना होगा, जो कि आपकी क्लास है, STUDENT स्टूडेंट, और इसे आपको इस तरह से कास्ट करना होगा। तो मैं इसे कास्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आपको करना होगा। अगर आपको कोई एरर आए, पहली बात आएगा नहीं, आपको 6 वर्जन या उससे ऊपर का वर्जन यूज करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना आप उसी को लेकर चलें, पुरानी टेक्नोलॉजीज को मत इस्तेमाल करें। ओके जी, इन द केस अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, गेट यूज करते हो या कुछ भी, तो आप यहाँ पर इसे कास्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हमने सीखा किस तरह से डाटा रिट्रीव करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं एम्बेडेबल एनोटेशन के बारे में। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की, ऐप डॉट जावा के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने इसे इनिशियलाइज किया था और डाटा हमने सेंड किया था डेटाबेस को। उसके बाद हमने सीखा कि डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है, तो उसके लिए हमने लोड मेथड को भी यूज़ किया था और हमने गेट मेथड को भी यूज़ किया था। बट अब हम क्या चाहते हैं, देखिए फिलहाल हमारे पास एक ही क्लास है जो कि है स्टूडेंट, और इसी क्लास का डाटा हम सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लासेस एक से ज़्यादा है, जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सब्जेक्ट की भी क्लास हो, हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की भी एक क्लास हो, और हम चाहते हैं जितनी भी क्लासेस हम क्रिएट करें सबका डाटा सेम टेबल में जाके स्टोर हो। अभी तक कैसे हो रहा था कि हमने अगर स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है तो डेटाबेस में एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई थी। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस में सब्जेक्ट नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी, बट हम ऐसा नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि चाहे जितनी भी क्लासेस हों, सबका डाटा सेम टेबल में जाके स्टोर हो। जैसे कि यहाँ पर हमें एक टेबल शो हो रहा है, आईडी, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि आगे बाकी क्लासेस का डाटा भी शो हो। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एम्बेडेबल एनोटेशन का। ओके, तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखें, फिलहाल हमारे पास स्टूडेंट है, तो हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसी पैकेज के अंदर, न्यू, और यहाँ से क्लास। क्लास का नाम मैं सेट कर देता हूँ मार्क्स। क्लियर, स्टूडेंट के मार्क्स। तो फिनिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास क्रिएट होके आ चुकी है। तो यहाँ पर हम कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। प्राइवेट टाइप होगी इनकी डबल, और ये होंगे मान लीजिए इंग्लिश के मार्क्स। ओके, इस तरह से। दोबारा से हमें एक और एट्रीब्यूट चाहिए, ये भी टाइप डबल का होगा, और इसके में हम स्टोर करेंगे कंप्यूटर मार्क्स। एक और क्रिएट कर लेते हैं, सेम प्राइवेट डबल, और इसमें हम स्टोर करेंगे मैथ के मार्क्स। ओके, इस तरह से। अब क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट है तो हमें गेटर और सेटर भी चाहिए। अब मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, हम जाएंगे सोर्स में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल और जनरेट। तो हमारे पास गेटर और सेटर आ चुके हैं इसके। क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं स्टूडेंट क्लास में, और यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं प्राइवेट, और इसकी टाइप होगी मार्क्स। क्लियर जी। ये जो क्लास है हमने अभी मार्क्स की बनाई है वही, और इसे हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट और मार्क्स, लाइक दिस, इस तरह से स्टूडेंट मार्क्स। चलें जी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब एक काम हमारा हो गया, हमने एक और क्लास भी क्रिएट कर ली, उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया। अब इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए गेटर और सेटर। तो राइट क्लिक करते हैं, सोर्स में जाते हैं, यहाँ से गेटर, सेटर, स्टूडेंट मार्क्स और जनरेट। तो हमारे पास गेटर और सेटर जो है वो आ चुके हैं। चलिए, इतना काम हमारा हो गया। अब आते हैं ऐप डॉट जावा के अंदर। तो पहले S1 को इनिशियलाइज कर लेते हैं, S1 डॉट, और सेट कर देते हैं आईडी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आईडी है। ओके, तो आईडी पे सेट कर देता हूँ 101। उसके बाद S1 डॉट सेट कर देते हैं नेम। तो स्टूडेंट का नेम मैं सेट कर देता हूँ लतीफ़, दिस इज माय नेम। तो ये आ गया लतीफ़। उसके बाद S1 डॉट सेट कर देते हैं हम स्टूडेंट की क्लास। तो क्लास के अंदर मैं सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज BS कंप्यूटर साइंस। और फिर S1 डॉट सेट कर देते हैं मार्क्स, जो कि हमने अभी क्रिएट किए। अब इशू ये है कि मार्क्स में हम क्या सेंड करें, क्योंकि हमारे पास मार्क्स की क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, कंप्यूटर के मार्क्स हैं, और साथ में मैथ के भी मार्क्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एम न्यू मार्क्स, और इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमने वही सेटर गेटर का यूज करना है, एम डॉट सेट। पहले हम सेट कर देते हैं इंग्लिश के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 12.2। ओके, इसी तरह से एम डॉट सेट कर देते हैं हम कंप्यूटर के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 15.5। और एम डॉट सेट मैथ मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 16.8। चलिए जी, ये हमने सेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम सेट कर रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स, वहां पर हम सेट कर देंगे क्या, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो कि हमने क्रिएट कर लिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज हमने रख दी हैं। क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सिंपल सेव करना चाहते हैं ये डाटा। तो मैं क्रिएट करूंगा टेबल। ओके, यहाँ पर मैं अपडेट का यूज कर रहा था, अब हम करेंगे क्रिएट का यूज। और अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हम अपडेट का यूज करते हैं, कहाँ पर क्रिएट का करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं ऐप डॉट जावा में। अब हम क्या करना चाहते हैं, डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो ये पीस ऑफ कोड हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके अंदर सेव मेथड होता है, सेव मेथड, और इसमें पास कर देंगे S1। ओके, क्योंकि हम S1 को सेव करना चाहते हैं। और साथ में हम यहाँ पर कुछ प्रिंट भी करा देते हैं, जैसे इंसर्टेड। ओके, इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलें जी, इतना काम हमारा हो गया। इसे टर्मिनेट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है, चेंज टू सेट स्टूडेंट क्लास। ओके जी, और यहाँ पर भी हमें एरर शो हो रहे हैं। क्या एरर शो हो रहा है, द मेथड सेट मार्क्स डबल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप मार्क्स। ओके जी,
तो ये एरर्स हमें शो हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन एरर्स को ना हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखें, स्टूडेंट चेंज टू स्टूडेंट क्लास। ओके, यहाँ पर आते हैं मार्क्स में, डबल डबल, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वही जो हमने शुरू में बात की एम्बेडेबल एनोटेशन के बारे में, तो एट, तो यहाँ पर एम्बेडेबल, और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, ये हमारे पास आ गई एम्बेडेबल एनोटेशन। वापस आते हैं यहाँ पर। अब हमें कुछ एरर्स जो हैं वो तो रिजॉल्व हो चुके हैं, कुछ रहते हैं जैसे सेट स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पर स्टिल ये हमें एरर शो कर रहा है। द मेथड सेट स्टूडेंट मार्क्स इज अनडिफाइंड फॉर टाइप स्टूडेंट। चलिए जी, होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल ये हमें शो कर रहा है। तो वापस आते हैं स्टूडेंट में, तो हमारे पास है स्टूडेंट मार्क्स, प्राइवेट मार्क्स, और हमने क्या किया, इसके सेटर और गेटर हमने क्रिएट कर दिए थे। ये हमारा सेटर है, सेट स्टूडेंट मार्क्स, और ठीक है, सब कुछ ठीक है। वापस आते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू है। वेट करते हैं। चले जी, यहाँ पर देखें डाटा जो है वो इंसर्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, डाटाबेस में जाते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास मैथ के मार्क्स भी आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स भी आ चुके हैं, इंग्लिश के मार्क्स भी आ चुके हैं, बट यहाँ पर ना तरतीब ठीक नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि यार आईडी पहले आ जाए, ठीक है, फिर हमारे पास नेम आ जाए स्टूडेंट का, फिर स्टूडेंट की क्लास आ जाए, उसके बाद मार्क्स आए। बट यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा, राइट। और हम चाहते हैं कि यार हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक आए। पहले वो क्या कर रहा है, देखिए कंप्यूटर के मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है, फिर इंग्लिश के मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है, फिर आईडी, और फिर ये चीज़ इंसर्ट कर रहा है। बट वी डोंट नीड दिस, वी डोंट वांट दिस। हम चाहते हैं कि भाई तरतीब तो हमारी हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। अच्छा, यहाँ पर ना कोड में थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ठीक है, क्या ख्याल है, करके देखें, करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हम पहले लिख देते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, हाँ, चीज़ें चेंज करने से चीज़ों का पता चलता है। चले, तो ये तो हो गया, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार दोबारा से ना इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या करता है। अगेन वो क्या करता है, दोबारा से वही इंसर्ट कर रहा है, ठीक है जी। इंसर्ट इनटू टेबल, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट क्लास, कंप्यूटर मार्क्स, और दोबारा से वही तरतीब है। वापस आते चेक कर लेते हैं भाई, इसे रन करते हैं। अगेन वही है, कंप्यूटर मार्क्स है, इंग्लिश मार्क्स है, आईडी है, मैथ मार्क्स है, और वो तरतीब नहीं है जो कि हम चाहते हैं। क्लियर जी। अब ये आपने क्या करना है, फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं, फिलहाल के लिए ये जो पॉइंट है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, जितनी वक्त देंगे ना आप कोडिंग को उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। आपने कोशिश करनी है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, हम चाहते हैं कि तरतीब में है, पहले हमारे पास आईडी आ जाए फिर बाकी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो ये आप कैसे करेंगे ये आपने देखना है। अच्छा, थोड़ा चेंज मैं और करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट मार्क्स के गेटर और सेटर है ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है, और मैं इन्हें आखिरी में लेके जाता हूँ। ये गेट सेट स्टूडेंट क्लास, इसके बाद मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इन्हें, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इतना हो गया, और फिर से आते हैं यहाँ पर और सेव कर लेते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से और देखते हैं कि क्या होता है इस बार। मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ें ही चेंज कर रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि अब भी कुछ होगा, नहीं होगा। दोबारा से हमें वही मिल रहा है, वैसे ही आ रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। बट जो चीज़ हमने अचीव करनी थी वो हमने अचीव कर लिया। हमने क्या किया, जितनी भी क्लासेस है ना सबका डाटा सेम टेबल में हमने शो कर दिया, बट सीक्वेंस हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं हम सीक्वेंस के बारे में कि भाई सीक्वेंस हमें वही दो जो हम लेके आना चाहते हैं, बट वो सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा। तो ये सीक्वेंस कैसे लेकर आना है, पहले तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ देखकर ही सीखते रहे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे। ये बात मेरी याद रखना आप खुद से भी कुछ ट्राई करो, ठीक है। जैसे मैंने अभी कोड चेंज किया, मैंने कोड पहले नीचे लिखा हुआ था फिर मैं ऊपर ले गया, फिर मैं स्टूडेंट क्लास में गया, गेटर और सेटर को नीचे ले गया, ऐसे ही कुछ आप चेंजेस करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक आप ये सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम खुद सॉल्व करवा देंगे। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू जी, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम हाइबरनेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि है कैशिंग।
यहाँ पर हमारे पास एक ऐप क्लास है और एक स्टूडेंट क्लास है जिसे हम यूज़ करते आ रहे हैं इसी सीरीज़ में। इसके अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को पैक किया और फिर उन्हें सेव कर दिया डेटाबेस में। ये है हमारा डेटाबेस और इसके अंदर फ़िलहाल के लिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। एक की आईडी है 101 और दूसरे की आईडी है 102। अब हम एक काम करते हैं, इस डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इस पीस ऑफ कोड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए और साथ में इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एक नल वैल्यू। ओके। अब यहाँ पर क्योंकि हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं तो हमें सेव मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी होती है। फर्स्ट होती है हमारी क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट student क्लास। ओके। और उसके बाद उस डाटा की आईडी हमने पास करनी होती है जो हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं 101 जो है डाटा ये चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 101। इतना काम हो गया। अब जो भी मुझे डाटा मिलेगा मैं उसे सेव कर लूंगा S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके। अब यहाँ पर मैं हाइबरनेट का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ना कास्ट करना होगा, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, फिर आपने इसे कास्ट करना होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मेरी क्लास है स्टूडेंट STUDENT। ओके। इस तरह से आप इसे कास्ट कर देंगे। मैं इसे चाहूँ तो यूज़ कर भी सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसे रिमूव भी कर दूँ, तब भी मेरा कोड जो है वो ठीक तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंसर्टेड सक्सेसफुली है ना, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट में डाटा आ रहा है ना, यहाँ पर डाटाबेस से, इसको मैं आउटपुट में शो कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज़ करता हूँ ताकि डिफरेंट लाइन में मुझे मेरा आउटपुट शो हो। इसे सेव करते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। ओके। यहाँ पर देखिए हाइबरनेट ने क्या किया, एक क्वेरी को फायर किया, एसक्यूएल क्वेरी, और उसने चेक किया आईडी को, जो आईडी मैच हुई उसने मुझे डाटा लाकर दे दिया। अभी आपने चीज़ों को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक काम करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो आईडी 102 है ना, मुझे वो ला कर दो। इसे सेव करते हैं, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके। यहाँ पर देखें पहले हाइबरनेट ने एक क्वेरी फायर की और हमें डाटा लाकर दे दिया जो कि आईडी 101 का था। फिर उसने दोबारा से एक क्वेरी एग्जीक्यूट की और हमें डाटा लाकर दे दिया जो कि 102 का था। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे ना 101 का डाटा ला कर दो, और ये दोनों सेम है। देखिए ये भी 101 के बारे में कहा जा रहा है और ये भी 101 है। तो इसे सेव करते हैं और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो डिफरेंस है ना वो आप देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइबरनेट जो है वो सिर्फ एक बार ही क्वेरी को फायर कर रहा है, एक बार क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है और डाटा उसने हमें लाकर दे दिया। अब ये कैसे हो रहा है, मतलब होना तो ये चाहिए था कि इसके लिए अलग से क्वेरी एग्जीक्यूट होती, इसके लिए अलग से क्वेरी एग्जीक्यूट होती। बट हाइबरनेट क्योंकि एक फ्रेमवर्क है और ये काफ़ी सारे फायदे हमें प्रोवाइड करता है, उन्हीं में से ये एक कैशिंग भी है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मान लीजिए ये हमारा यूज़र है, ओके, और ये है हमारी एप्लीकेशन। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन के साथ और हमारी एप्लीकेशन कनेक्टेड है किसी डेटाबेस के साथ। ओके। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसके अंदर कोई टेबल रखा हुआ है इस डेटाबेस के अंदर। अब ये यूज़र जो है वो चाहता है कि ये पूरी की पूरी टेबल मुझे ला कर दो। अब हो सकता है इस टेबल के अंदर हज़ारों रिकॉर्ड्स हों, क्योंकि ये छोटी-मोटी टेबल तो होगी नहीं, हो हम इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं। तो हाइबरनेट क्या करेगा, इस टेबल को लाकर दे देगा, लेकिन साथ ही में वो क्या करेगा कि एक कैशे क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर ये जो क्वेरी है ना इसे सेव कर लेगा, इसका डाटा। ठीक है। अब अगर दोबारा यूज़र चाहता है कि मुझे दोबारा से वो डाटा लाकर दो, तो हाइबरनेट क्या करेगा, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कैशे के अंदर चेक कर लेगा। अगर उसे डाटा मिल जाएगा तो वो आपको लाकर दे देगा। वो दोबारा से क्वेरी को फायर नहीं करेगा जैसा उसने यहाँ पर किया। उसने एक बार फायर किया क्वेरी को, डाटा आ गया, दोबारा उसने फायर नहीं किया, उसने जाके कैशे में चेक किया और ये कैशे आपको प्रोवाइड करता है हाइबरनेट, और ये फर्स्ट लेवल कैशे है। इस बात को आपने समझना है, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट लेवल कैशे। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाइबरनेट ने अगर एक बार एक डाटा के लिए क्वेरी को फायर किया, अगर दूसरी बार आप सेम डाटा चाहते हैं तो वो हाइबरनेट जो है वो फायर नहीं करेगा क्वेरी को। ओके।
अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सेम सेशन का यूज़ कर रहे हैं। ये भी वही सेशन है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये भी वही सेशन है, ठीक है? सेम सेशन के अंदर रहते हुए हमें फर्स्ट लेवल कैशे का एक्सेस मिल रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हमने कहीं पर नहीं बताया हाइबरनेट को कि हाँ, हम फर्स्ट लेवल कैशे को यूज़ करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल रहा है और ये सिर्फ़ सेशन लेवल तक ही होता है इसका स्कोप। सेम सेशन के अंदर रहते हुए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको मज़ीद समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखें, कैशिंग है क्या? हाइबरनेट कैशिंग improves the performance of the application by pulling the object in the cache. कैशे के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। It is useful when we have to fetch the same data multiple times. ओके जी। अब दो तरह के होते हैं हमारे पास कैशे, एक होता है फर्स्ट लेवल कैशे जो कि अभी हमने बात की, और एक होता है सेकंड लेवल कैशे। इनके बारे में मज़ीद बात करते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल कैशे में क्या होता है, सेशन ऑब्जेक्ट होल्ड द फर्स्ट लेवल कैशे। ओके, तो सेशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट लेवल कैशे का जो डाटा है उसे होल्ड करता है। इट इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमने बताया नहीं है, हाइबरनेट को बाय डिफॉल्ट ये हमें मिल गया। द फर्स्ट लेवल कैशे डाटा विल नॉट बी अवेलेबल टू एंटायर एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन में नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन कैन यूज मैनी सेशन ऑब्जेक्ट। अभी इस पॉइंट को ना थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसे। यहाँ पर हम एक और सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हम ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और ये हम एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं या फिर इसके बाद यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेशन क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है सेशन, इसके बाद मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। पेस्ट कर देते हैं और मैं इसे नाम दे देता हूँ सेशन 2 का। ओके, ये हमारा सेशन 2 है, ये भी सेशन 2 है और ये जो ट्रांजैक्शन है इसे मैं T2 का नाम दे देता हूँ क्योंकि T1 तो हमारे पास यहाँ पर है। अब एक काम करते हैं, ये सेम क्वेरी जो है हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, ऑब्जेक्ट को मैं चेंज नहीं कर रहा, सेशन हमारा चेंज है, तो मैं यहाँ पर S2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है? और ये जो हमारे पास क्वेरी है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आपने चीज़ों को समझना है। ये जो हम गेट कर रहे हैं डाटा, ये सेशन को यूज़ करके गेट कर रहे हैं और ये सेशन 1 है हमारा, ठीक है? यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? उसके बाद ये सेशन हमारा यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे यहाँ पर एक नया सेशन ओपन कर रहे हैं। इस सेशन को यूज़ करते हुए हम दोबारा से सेम डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसे भी हम आउटपुट में शो कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को मैं सेव करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो हमारे पास आ रहा है एरर, देखते हैं जी। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इज क्लोज्ड। ओके जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सेशन फैक्ट्री है ना, हमने पहले क्लोज कर दिया, इसे हम एंड में जाके क्लोज करते हैं। तो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता। वेट करते हैं। ओके, एरर शो नहीं हो रहा, लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। पहले हाइबरनेट ने एक क्वेरी फायर की, हमें डाटा लाकर दे दिया, फिर सेम डाटा के लिए उसने दोबारा से क्वेरी फायर की। बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि सेशन हमने चेंज कर लिया। ओके, और अगर सेशन आप चेंज करते हैं ना, तो फिर फर्स्ट लेवल कैशे आपके किसी काम नहीं आता। यही बात यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि फर्स्ट लेवल कैशे का जो डाटा है वो सिर्फ अवेलेबल होता है एक खास सेशन के लिए, इंटायर एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड लेवल कैशे की। सेशन लेवल कैशे जो है ये अप्लाई होता है सेशन फैक्ट्री पे, जहां से हम सेशन बनवा रहे हैं। देखें, अब वापस आते हैं अपने कोड में। हमने क्या किया, ये जो सेशन है हमारा, ये हमने बनवाया सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से, ठीक है? ये वाला जो सेशन 2 है ये भी हम बनवा रहे हैं सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से। अगर हमारा जो कैशे है वो हम अप्लाई कर दें सेशन फैक्ट्री के ऊपर, तो इस फैक्ट्री से जो भी सेशन निकलेगा उसके अंदर जो है वो कैशे की जो आप कह सकते हैं पावर होगी वो अवेलेबल होगी। क्लियर? जो भी सेशन वहां से बन के निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें,
तो हमारे पास जितने भी सेशंस होंगे सबके ऊपर अवेलेबल होगा। देखें, द डाटा स्टोर्ड इन द सेकंड लेवल कैशे विल बी अवेलेबल टू एंटायर एप्लीकेशन। चाहे आपने जितने भी सेशंस क्रिएट किए हो, क्योंकि सारे सेशन जो हैं वो सेशन फैक्ट्री से बन रहे हैं और सेशन फैक्ट्री पे हम अप्लाई कर रहे हैं कैशे को, तो आपको हर जगह मिलेगा आपका डाटा, बट वी नीड टू इनेबल इट एक्सप्लिसिटली। देखें, ऐसा है कि फर्स्ट लेवल कैशे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा था, राइट? हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट जो सेकंड लेवल कैशे है, उसे आपको खुद इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको बताना होगा कि हाँ, मैं सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर रहा हूँ। अब सेकंड लेवल कैशे के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, उन्हीं में से एक है हमारे पास ईएच कैशे, जिसे हम कहते हैं ईज़ी हाइबरनेट कैशे। स्वार्म कैशे भी है, ओएस कैशे भी है, जेबॉस भी है, बट हम यूज़ करेंगे ईएच कैशे का, ठीक है? अब इसकी हमें थोड़ी ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? ताकि हम इसे यूज़ कर सकें और ये कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके? अभी के लिए आपने फर्स्ट लेवल कैशे को यूज़ करना है, बार-बार यूज़ करना है ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की कैशिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में इन हाइबरनेट, और हमने फर्स्ट लेवल कैशे को कंप्लीट किया। बट उसमें एक इशू था कि जैसे ही हम सेशन को चेंज करते थे और डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करते थे सेम डाटा दो बार, तो हाइबरनेट दो बार ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करता था। तो ये इशू हम फेस कर रहे थे फर्स्ट लेवल कैशे में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सेकंड लेवल कैशे के बारे में, उसे इम्प्लीमेंट भी करना सीखेंगे हम। उसके अंदर चाहे जितने भी आपके पास सेशंस हों, जितने सेशंस आप तब्दील कर लें, अगर तो आप सेम डाटा मंगवा रहे हैं डेटाबेस से, तो एक ही बार क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ओके? अब अगर ये चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट लेक्चर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देखें ताकि आप ये जो कैशिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सीख सकें। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ओके? आज की वीडियो में सिर्फ फोकस करेंगे सेकंड लेवल कैशे को कैसे अचीव किया जाता है, ओके? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सेकंड लेवल कैशे को अचीव करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फर्स्ट लेवल कैशे तो मिल जाता है, बट सेकंड लेवल कैशे हमें नहीं मिलता, हमें खुद से इसे सेटअप करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, ओके? टोटल 2 डिपेंडेंसीज हम यूज़ करेंगे। तो आपने आ जाना है मैवन रिपॉजिटरी में। हम यहाँ से चलते हैं अपने क्रोम में, यहाँ पर हम सर्च करते हैं MVN रिपॉजिटरी, ओके? यहाँ पर चले जाते हैं इस वेबसाइट में, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। यहाँ पर आपने सबसे पहले सर्च करना है EH कैशे, ओके? ये एक टूल है जिसकी हेल्प से हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव कर सकते हैं, और इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ओके? तो यहाँ पर देखें, ये रहा हमारे पास EH कैशे, बट आपने ये जो सेकंड वाला है ना, net.sf.eh कैशे, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ओके? याद से। उसके बाद डिफरेंट वर्जन इसके अवेलेबल हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर लें। फॉर दिस वीडियो मैं यूज़ करूँगा 2.10.5, ओके? तो ये रहा इसका कोड, इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम आते हैं अपने कोड में। यहाँ से हम आएंगे pom.xml फाइल के अंदर, ओके? और उस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर ऐड कर दें और साथ में इसे फॉर्मेट भी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये फॉर्मेट भी हो चुका है। अब हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हम EH कैशे को और हाइबरनेट को इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है? तो वापस आते हैं, यहाँ पर अब की बार आपने सर्च करना है हाइबरनेट EH कैशे, ओके? एंटर हिट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आई विल गो विद दिस वन, ओके? यहाँ पर इसके वर्जन इतने अवेलेबल नहीं है, वापस जाते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके भी डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है, बट यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। आपने यहाँ पर जो हाइबरनेट यूज़ किया हुआ है, इसका वर्जन है 5.6.5। मेक श्योर कि आप ये जो यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंसी, जो कि हमारे पास हाइबरनेट EH कैशे की है, इसका भी सेम वर्जन होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी काफ़ी, ओके? तो यहाँ पर है 5.6.15, तो 5.6.15 ये रहा, इसे मैं क्लिक करता हूँ, ओके? और इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर और इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट भी कर देते हैं इसे, और मैं इसे करता हूँ सेव, कंट्रोल S।
तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं। दो चीज़ें बतानी है, पहला कि हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं, दूसरा कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें हम बताएंगे कि हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है कैशे डॉट, और फिर आप चाहे तो कंट्रोल और साथ में स्पेस का इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ये तो हमारे पास क्वेरी, हमें फैक्ट्री क्लास चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें और मिल जाए। तो आपने यहाँ पर लिखना है कैशे डॉट यूज़, और अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, मे बी ये रहा सेकंड लेवल कैशे। ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे कि हम सेकंड लेवल कैशे को यूज़ करना चाहते हैं, इसे हम ट्रू कर देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिलता सेकंड लेवल कैशे, फर्स्ट लेवल कैशे हमें मिल जाता है। पहली बात हमने बता दी। दूसरी बात हम बताएंगे कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं, तो दोबारा से प्रॉपर्टी टैग का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे कैशे रीजन और साथ में फैक्ट्री क्लास होगी हमारी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैशे डॉट RE और कंट्रोल स्पेस करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ चुका है फैक्ट्री क्लास का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, आपने सिंपल लिख देना है org.hibernate.cache.eh cache.eh cache region factory। अब ये काफ़ी लंबी लाइन है, बट अब यहाँ तक आप लिखने के बाद ना आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी इस फाइल के अंदर सेट करना, और डिपेंडेंसीज भी हमने ऐड कर ली। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमने सेट करनी है। जिस क्लास का डाटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं वहाँ पर हमने कुछ एनोटेशन सेट करनी है। सबसे पहली एनोटेशन जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है कैशेबल। ठीक है, कि हाँ ये जो क्लास है ये कैशेबल है। हम यहाँ पर लिखेंगे कैशेबल, कैशेबल। ओके, और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा इंपोर्ट जावा परसिस्टेंट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक और एनोटेशन यूज़ करनी है। ठीक है, जो कि है कैशे, सिंपल कैशे, इस तरह से। अब इसके अंदर हम यूसेज बताएंगे कि हाँ क्यों हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट यूसेज हो सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ रीड ओनली का, क्योंकि हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, मैं सारे बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिखना है कैशे कंकरेंसी स्ट्रेटेजी। ओके, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी लिखे तो आपको कंट्रोल स्पेस करना है और आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा कैशे कंकरेंसी स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर आपने बता देना है कि क्या आप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ रीड ओनली होना चाहिए, और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, देखें रीड ओनली है, रीड राइट है, ट्रांजैक्शनल है, हम कर रहे हैं रीड ओनली। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया, और साथ में हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इसे हमने इंपोर्ट कर लिया, इतना काम था हमारा। इसे अब सेव कर देते हैं। तीन चीज़ें की हमने, आपने याद रखना है। एक तो हमने कुछ एनोटेशंस का यूज़ किया है सेकंड लेवल कैशे को अचीव करने के लिए। हमने hibernate.cfg.xml फाइल को कॉन्फ़िगर किया है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। हमने बताया कि हम सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हमने बताया कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर डाटा है 101 को मैं अचीव करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो वापस आते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि हमारे पास सेशन डिफरेंट है, एक ये सेशन है, एक ये सेशन है। अब दोनों सेशंस के लिए हाइबरनेट एक ही क्वेरी फायर करेगा, जबकि फर्स्ट लेवल कैशे में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइबरनेट ने क्या किया, एक ही बार क्वेरी को फायर किया और हमें डाटा लाकर दे दिया। अब कैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें ताकि आप समझ सकें मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस बारे में इस वीडियो में बात की जा रही है। ओके, तो इस तरह से आप सेकंड लेवल कैशे को अचीव कर सकते हैं इजीली। अब ये डिपेंड नहीं कर रही कि आप सेम सेशन यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, जितने भी सेशन हो वो सारे के सारे जो है वो सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेरीज से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इससे पहले
हम यूज़ करते थे सेव मेथड डाटा को सेव करने के लिए। बट आज से हम सेव मेथड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो डेप्रिकेट हो चुका है। देखिए अगर मैं यहाँ पर दोबारा से उस मेथड को यूज़ करूँ डॉट सेव और इसके अंदर हम पास करेंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि सेव के दरमियान में ना एक लाइन आ रही है। इट मीन्स ये जो मेथड है वो डेप्रिकेट हो चुका है। अब आपने इसकी जगह एक न्यू मेथड को यूज़ करना है जो कि है परसिस्ट। ओके, क्योंकि अपडेट आती रहती हैं तो आपने उसके साथ साथ खुद को भी चेंज करते रहना है। ओके, अब यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेरीज को और पहली क्वेरी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, मैं थोड़ा-सा ना फासला दे देता हूँ इनके दरमियान में। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेरीज़ और ये जो हमारे पास मेथड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और साथ ही में ये जो हमारा कोड है ये वाला इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम डाटा सेंड नहीं करना चाह रहे। मैं डाटा रिट्रीव करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ क्वेरीज लिखनी है। तो मैं आता हूँ सेशन ऑब्जेक्ट से पहले या फिर एक काम करते हैं उसके बाद ही शुरू कर देते हैं, नो इशू। तो इसके बाद आके यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम क्वेरी को स्टोर करेंगे। इसका नाम आप कोई भी सेट कर सकते हैं बट क्योंकि मैं क्वेरी की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम मैं क्वेरी ही सेट करूँगा। ओके, क्वेरी और यहाँ पर मैं क्वेरी लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो हमारा डेटाबेस है ना ये वाला, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ का डाटा है ना मैं सारा गेट करना चाहता हूँ या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके नाम मैं गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे फ्रॉम और फिर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे जो कि है एम्प्लॉय। ओके, और इसे कर देंगे टर्मिनेट। सिंपल इतना सा काम है। अगर आप एसक्यूएल जानते हैं तो एसक्यूएल को सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब यही क्वेरी अगर हम एसक्यूएल में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होती, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम होता है एम्प्लॉय। बट यहाँ पर जो है ये जो हमने एम्प्लॉय लिखा है ये टेबल का नाम नहीं है, ये इस क्लास का नाम है क्योंकि हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं। ओके, अब इस क्वेरी को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट भी तो करवाना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रिएट क्वेरी मेथड का यूज करेंगे जो कि हमें मिलेगा इस सेशन से। तो इस सेशन का यूज करते हैं सेशन और उसके बाद डॉट और हमारे पास होता है क्रिएट क्वेरी का मेथड, उसी को हम यूज कर लेते हैं CREATE क्रिएट क्वेरी और इसमें से इसी क्वेरी को हम पास कर देंगे। ओके, QUERY क्वेरी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक क्वेरी का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं QUERY क्वेरी और इसे मैं नाम दे देता हूँ क्यू, इस तरह से। और यहाँ पर इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना सा काम था, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्वेरी है, क्वेरी हमने क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डाटा भी तो आएगा, उस डाटा को हमने गेट भी करना है। ओके, तो वो आएगा इस क्यू के पास। अब किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारे पास एक डाटा नहीं है, हमारे पास लिस्ट है डाटा की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्यू डॉट लिस्ट, ये हमारे पास मेथड होता है। अब क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ रही है तो मुझे लिस्ट का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो वही हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट। और किस चीज़ की लिस्ट आ रही है हमारे पास, एम्प्लॉयज की आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। ओके, कुछ इस तरह से और इसे मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट। चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ रही है, इसमें ये सेव हो रही है और इसमें यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट। चलिए ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है ना, हमने उसे प्रिंट भी कराना है, या तो हम किसी वेब पेज पे प्रिंट करा रहे होंगे इन द फ्यूचर। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करते हुए कंसोल में ही अपना आउटपुट दिखा देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फॉर लूप का यूज करना है, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया फॉर। इससे पहले अगर आपको याद हो, हम जब JDBC हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट सेट आता था, बट यहाँ पर हमारे पास आ रही है लिस्ट। और लिस्ट के ऊपर फॉर लूप को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय और इसे नाम दे देता हूँ EMP, आपकी मर्जी आप कोई भी नाम दे दें। और इसके अंदर आएंगे लिस्ट वाले आइटम्स। ठीक है, और इन्हीं को एक एक करके मैंने आउटपुट में शो कराना है। तो हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मेथड है ना, इसके अंदर ये जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, इसके अंदर हमारे पास गेट के मेथड है। आप गेट नेम भी कर सकते हैं, गेट आईडी भी कर सकते हैं, जो भी डाटा आप गेट करना चाहते हैं आपकी मर्जी। तो एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास आएगा, इसके अंदर तो मैं यूज करता हूँ डॉट गेट और मैं गेट करना चाहता हूँ नेम। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इस पीस ऑफ कोड को पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक क्वेरी लिखी,
उस क्वेरी को हमने यहाँ से क्रिएट किया, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो लिस्ट आई फॉर लूप की हेल्प से उस लिस्ट में से एक-एक आइटम को हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिलहाल के लिए हम नेम को देखना चाहते हैं, तो इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉइज़ के जो नेम है वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम एक काम करें, मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, मैं इस वेरिएबल को क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? और सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर उस क्वेरी को लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करें और फिर वहाँ जाके आप एक क्वेरी लिखें और यहाँ पर वेरिएबल को पास करें। सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयी। और इसे सेव करते हैं, दोबारा से अगर इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें, तो हमारे आउटपुट में फिर से हमें वही डाटा देखने को मिलेगा जो कि है लतीफ़, सनी और ये सारा कुछ, ठीक है? चलिए जी, ये काम तो हो गया कि हम नेम गेट कर पा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना ये जो हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर सिटी भी है, आईडी भी है, एज भी है, मैं सबको गेट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा से system.out.println का यूज़ करूँ, बट मैं नहीं चाहता कि बार-बार मैं ये स्टेटमेंट लिखता रहूँ, तो मैं एक ही के अंदर सब कुछ लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं प्लस साइन का यूज़ करूँगा, इट मीन्स कंकैटिनेशन, और दोबारा से एम्प्लॉयी डॉट गेट। अब मैं गेट करना चाहता हूँ एज गेट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर से कंकैटिनेशन, और मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में ना एक गैप भी आए, तो यहाँ पर हम गैप लेके आते हैं। ओके, मैं स्पेसिस का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ करें। चलें जी, मेन है सीखना कि आप सीख रहे हैं। चलिए जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एज हमारे पास आ चुकी है, तो एम्प्लॉयी डॉट, और इस बार हम गेट करना चाहते हैं सिटी। सिटी हमारे पास आ गई, ओके। दोबारा से कंकैटिनेशन और कुछ स्पेसिस, और यहाँ पर अब हम गेट करना चाहते हैं एम्प्लॉयी डॉट गेट आईडी। वैसे आईडी हमें पहले गेट करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, होता है। चलिए जी, अब इस पीस ऑफ कोड को सेव करते हैं, पीस ऑफ कोड को, और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ रहा है डेटाबेस में। इसके अंदर एम्प्लॉय का नेम भी है, एज, सिटी और साथ में आईडी भी है। हमें आईडी को पहले प्रिंट करना चाहिए था, बट डाटा आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है? तो इस तरह से हम लिस्ट को जो है वो डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर हम चाहें तो कोई कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा। सेम हम एसक्यूएल के अंदर भी वेयर क्लॉज का ही यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक मैं नेम दूँगा, उस नेम का जो डाटा है वो मुझे चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन का यूज़ करूँगा, ओके? और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो लतीफ़ नाम का डाटा है ना, मुझे वो चाहिए। तो सेव करते हैं इसे और दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिक्वायर्ड डाटा जो है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उसी नाम का डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप चाहें तो कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं ऐज का यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसा डाटा है जिसकी एज जो है वो 22 से ज़्यादा है, ओके, ग्रेटर देन 22। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, एक-एक चीज़ आप देखते जाएँ तो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। तो यहाँ पर देखें सारा वही डाटा आ चुका है जिनकी एजेस जो है वो 22 से ज़्यादा है। चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया। अब हम चाहें तो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ कि हमें वो डाटा चाहिए जिनकी एज 22 से ज़्यादा हो, और साथ में हम एक और कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वापस आते हैं अपने डेटाबेस में, हमने ऐज का बता दिया, साथ में हम सिटी बता देते हैं, ठीक है? हम कह देते हैं जिनकी सिटी लाहौर हो। तो यहाँ पर मैं सिटी का यूज़ करूँगा, इक्वल्स टू, और सिंगल कोटेशन के अंदर हम सिटी मेंशन कर देंगे, LAHORE। एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में जाके, इसमें एक लाहौर जो है वो कैपिटल एस के साथ है और दूसरा जो है वो स्मॉल के साथ है। तो देखते हैं कौन सा डाटा हमें मिलता है। और साथ में आपने याद रखना है, ये जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना वेरिएबल सिटी, और साथ में मैंने एज वेरिएबल यूज़ किया है, बेसिकली ये इस क्लास के अंदर है, ओके। यहाँ पर देखिए सिटी भी है, नेम भी है, एज भी है, तो आपने हूबहू ऐसा ही लिखना है। अगर आपने थोड़ी-सी भी गड़बड़ की तो आपकी क्वेरी जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, ठीक है? अब जब हम क्या कर रहे हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशंस को मैच करेगा। अगर तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तब तो हमें डाटा मिलेगा, अदरवाइज़ हमें डाटा नहीं मिलेगा। सेव करते हैं इसे और इस पीस ऑफ कोड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, तो ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है और दोनों आ रहे हैं।
तो विद कैपिटल एल भी आ रहा है और स्मॉल एल भी आ रहा है, तो मतलब दोनों डाटा हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास एज जो है वो 22 से अबव है और साथ में सिटी जो है वो लाहौर है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है और हमारे पास डाटा आ चुका है। अब इसके अंदर ना थोड़े चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना वो डाटा आए जिसका नेम इक्वल्स टू समथिंग हो। बट यहाँ पर ये जो नेम है ये मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ, मैं खुद यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना चाहता। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कॉलन साइन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कोई वेरिएबल लिख देंगे। आपकी मर्जी है, मैंने एक्स लिखा है, आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेरी का ऑब्जेक्ट है ना, हम इसको यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास है क्यू डॉट, एक मेथड होता है सेट पैरामीटर्स, हम इसको यूज करेंगे। तो ये रहे सेट पैरामीटर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले तो डबल कोटेशन में हमने लिखना है इस वेरिएबल का नाम जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये डबल कोटेशन में होना चाहिए एक्स। और यहाँ पर हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिससे हम वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, बट मैं यूजर से वैल्यू नहीं लेना चाहता। ओके, तो मैं सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये यूजर इनपुट है, ओके, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही सेट कर देता हूँ लतीफ, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और इसी वेरिएबल को, ये जो यूजर इनपुट है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक बार सेव करते हैं इसे और एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को और देखते हैं कि क्या होता है। हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारे पास लतीफ़ है, यूज़र इनपुट है। ओके, और हमने इसे टर्मिनेट नहीं किया था, टर्मिनेट कर देते हैं, सेव, और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। चलें जी, वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, वो नाम जो कि है लतीफ़, उसका डाटा हमारे पास आ रहा है। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो हम यूज़र से ले रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि किस किस्म की क्वेरी आप चलाना चाहते हैं। चलिए ये चीज़ें तो हो गई। अब एक काम करते हैं, हम एक डिलीट क्वेरी चला के देखते हैं कि अगर हम डेटाबेस में रखे हुए डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस क्वेरी को चेंज करना है, तो क्वेरी को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी थोड़ी डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे डिलीट, क्योंकि हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, डिलीट, और क्या करना चाहते हैं, कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं वो भी हमें बताना होगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम और फिर एम्प्लॉय, जो कि हमारी क्लास का नाम है, टेबल का नाम नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एम्प्लॉय ये हमारी क्लास का नाम है। अब इसमें से कौन सा डाटा डिलीट करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा, या तो आप कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर नेम की वैल्यू इक्वल्स टू है इस नेम के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LATIF। ओके, तो जहाँ पर लतीफ नेम लिखा हुआ है वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। बेसिकली इस क्वेरी में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो डाटा है ना, इसको मैं यहाँ से, और ये मेथड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाना था कि आप ये भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये क्वेरी है, तो नीचे आते हैं, हम यूज करते हैं क्यू डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये रहा इसके पास। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हम एग्जीक्यूट अपडेट कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ पास नहीं कर रहे, क्वेरी हमारे पास है और क्वेरी जो है हमारे पास इसके अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ें साथ के साथ आप सीखते जाए। तो यहाँ से ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये बताएगा कि कितनी रोज, कितने नंबर ऑफ रोज आपके डेटाबेस में इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इंट प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पर इंट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे मैं नाम दे देता हूँ डेट इक्वल्स टू। अब मैं आउटपुट में इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो हम यूज करेंगे सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एलन का भी यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डाटा जो है वो मेरा डिलीट हुआ है, कितनी रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं। तो डिलीटेड रोज़ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम शो करा देंगे इस डेल वेरिएबल की वैल्यू को, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और थोड़ी देर के लिए ये जो लिस्ट है ना, ये अब हमारे फिलहाल के लिए हमारे किसी काम की नहीं है, तो मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या शो होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है और एरर में है एग्जीक्यूटिंग एंड अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ना, ओके, ये हमने स्टार्ट करनी है इससे पहले, ज़रूरी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है, और ट्रांजैक्शन जहाँ पे कमिट हो रही है ना, उसके दरमियान में हमारा कोड होना चाहिए। ठीक है, खासतौर पे
जब हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं ना, तो ये चीज़ें। तो इसे सेव करते हैं और एक बार फिर से एग्ज़ीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को और देखते हैं कि अब क्या होता है। वेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइबरनेट ने डिलीट की क्वेरी को चलाया और एक रो जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें लतीफ़ नाम का डाटा है, तो इस क्वेरी को मैं अगर दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करूँ, तो अब हमारे पास वो डाटा नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहें तो डिलीट की क्वेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही कंडीशन बताई है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा कंडीशन भी बता सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, जैसे हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया, ठीक है? बट मेक श्योर जब भी आप क्रिएट अपडेट कर रहे हैं ना, तो वो ट्रांज़ैक्शन के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम अपडेट की क्वेरी लगाते हैं। मतलब ये कि डेटाबेस के अंदर एक डाटा रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है? मतलब उसकी ऐज को चेंज कर दें या उसके नेम को चेंज कर दें, इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ़ क्वेरी को ही चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर जो डिलीट लिखा हुआ है, अब क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, ओके? कहाँ से करना चाहते हैं? फ्रॉम एम्प्लॉयी, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि किस चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐज को अपडेट करना चाहता हूँ कि ऐज की जो वैल्यू है, वो हो जाए 25, ठीक है? अब किस डाटा की हो जानी चाहिए, वो भी हमें बताना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, जिसकी आईडी 102 है ना, उसकी एज जो है वो चेंज हो जाए। फिलहाल के लिए इसकी एज है 23, मैं चाहता हूँ इसकी एज 25 हो जाए। वापस आते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपने जाना है आईडी के पास, आईडी और जिसकी आईडी है 102, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, 102 जिसकी आईडी है, उसे जाके आपने डिलीट कर देना है। इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है? अब ये भी क्या करेगा, इसी क्वेरी को, इसी मेथड को यूज़ करेगा, ठीक है? अब क्योंकि ये डिलीट नहीं करेगा, ये अपडेट करेगा, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, अपडेटेड, ठीक है? सेव करते हैं इसे और एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। सो एट 121 एंड टोकन एज मिसिंग सेट, ओके। तो हमने सेट मिस कर दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर बताएँगे कि भाई हम सेट करना चाहते हैं एज की वैल्यू को। सेव करते हैं इसे और दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो देखते हैं, दोबारा से एरर शो हो रहा है और क्या कह रहा है वो, कुड नॉट रिज़ॉल्व रूट एंटिटी फ्रॉम। ओके जी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फ्रॉम जो है वो नहीं लिखना आपने, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए एक-एक चीज़ कर रहे हैं ना, तो चीज़ें आपके सामने सॉल्व हो रही हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। आपको पता होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं करनी। दोबारा से इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं और इस बार ये कंप्लीट जो है वो रन होगा। ठीक है, वेट करते हैं, ओके। तो ये एग्ज़ीक्यूट हो चुका है, वापस आते हैं अपने डेटाबेस में। फ़िलहाल के लिए इसकी एज है 23, बट जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो इसकी एज है 25, ठीक है? आईडी 102 की एज को हमने 25 सेट किया था और ये हो चुका है। तो इस तरह से एचक्यूएल को यूज़ करते हुए आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कोई डाटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो रिट्रीव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम चाहें तो जॉइन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं जॉइन करके नहीं दिखाऊँगा। हम एक काम करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर ना बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको बताना था कि एसक्यूएल कैसे काम करती है और ये कितनी सिमिलर है एसक्यूएल से। दोनों सेम है बट थोड़ा-सा ही फ़र्क है। उसके अंदर हम टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं क्लासेस के बारे में। ओके? आई होप आप समझ चुके होंगे एसक्यूएल को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर आपके पास यूनिक डाटा आ रहा है, सिंगल डाटा आ रहा है, तो उसके लिए आपने लिस्ट का यूज़ नहीं करना, ठीक है? उसके लिए आपके पास क्या होता है मेथड, क्यू डॉट यूनिक, ओके? तो यहाँ पर देखिए यूनिक रिज़ल्ट आपके पास एक मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक सिंगल डाटा आ रहा होगा, तो वहाँ पर आपको लिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लिस्ट यूज़ कर भी लें, तब भी नो इश्यू, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से वर्क करेगा। तो जितनी चीज़ें मैंने समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने क्या करना है, ये चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोडिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।